हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी गुड विशेस की वजह से मैं आंचल झा बिल्कुल ठीक फिट एंड फाइन हूँ। आज जो स्टोरी मैं आपके सामने लेके आई हूँ वो रियल स्टोरी है। बेसिकली ये केरला की घटना है जो 2016 में हुई थी और ये बिल्कुल वैसी ही घटना है जैसे कि आपने जेसिका मर्डर केस के बारे में सुना होगा। क्योंकि ये एक छोटे गांव की घटना थी बट घटना जो है वो बिल्कुल ऐसे ही थी जैसे कि जेसिका का हुआ था, मर्डर केस का हुआ था। एक केरल में एक छोटा सा गांव था जहाँ पे एक परिवार था, बहुत ही गरीब परिवार था जिसमें 3 लोग थे, 2 बहनें और एक माता थी। और अपना जीवन यापन किसी तरीके से करते थे और कई बार ऐसा होता था कि कभी खाने को मिल जाता था, कभी खाने को नहीं मिलता था। तो इस परिवार में 2 बच्चियाँ थी और एक माता थी। तो बड़ी बेटी और जो राधिका है, मैं अपने जो मेन इसमें किरदार है उसका नाम राधिका बता रही हूँ। तो जो राधिका थी वो बहुत छोटी थी पर पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट थी, उसको पढ़ने का बहुत शौक था। तो माँ हमेशा जो है उसकी उसको एप्रिशिएट करती थी, हमेशा उसको बढ़ावा देती थी पढ़ने के लिए, वो भी हमेशा बेस्ट रिजल्ट्स लेके आती थी। लेकिन बड़ी बहन और माता जो है वो अपना काम करते थे और घर का जीवन यापन चलाते थे। जैसे-तैसे जो राधिका है उसकी 12th की जो है परीक्षा होती है और वो 12th में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आती है और वो लॉ कॉलेज में अपना केरला के ही लॉ कॉलेज में अपना एडमिशन लेती है। लॉ कॉलेज में एडमिशन लेती है, वो बहुत अच्छे से पढ़ती है। जब वो लॉ कॉलेज में एडमिशन लेती है तो वहाँ पे जहाँ वो रहती है, वहीं उसके आस-पास जो है 200-300 किलोमीटर की दूरी में एक एक और एक घर होता है जहाँ पे 3 लड़के रहते हैं। तो उसमें से एक का जो है वो राधिका को बहुत लाइक करता है और कई बार प्रपोज़ भी करता है और बट ये जो राधिका है वो उसके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं करती है, वो अपने स्टडी पे फ़ोकस करती है। ये बात राधिका अपनी माँ को बताती है और माँ जो है उस लड़के को समझाती है, बट वो फिर भी नहीं मानता। तो माँ जो है वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करवा देती है। पुलिस आती है और उस लड़के को जो है बहुत मारती भी है, बहुत एम्बैरेस करती है। ये बात जो है इतनी पूरे जो भी वहाँ पे लोग रहते हैं उनको बात पता चल जाती है। तो ये बात उस लड़के को थोड़ा जो है वो डाइजेस्ट नहीं होती है कि हर जगह जो है उसकी इतनी इंसल्ट हो गई है, तो वो सुसाइड कर लेता है। जब वो सुसाइड कर लेता है तो वो जो 3 लड़के थे, उसमें से 2 लड़के जो बचे हैं, उसमें से एक उसका भाई होता है जिसने सुसाइड किया होता है। वो हमेशा इस फिराक में रहता है कि किस तरीके से वो अपने भाई के मर्डर का बदला राधिका से ले। तो वो हमेशा हर मोमेंट की जो है बड़ी जो है वो निगरानी रखता है कि कब वो आते हैं, कब उनके घर में कौन रहता है, किस टाइम आता है, किस टाइम जाता है। तो ये सारी निगरानी वो रखते हैं। एक दिन ये कंटिन्यू चलता रहता है। एक दिन जिस दिन राधिका अपने घर में होती है तो राधिका और उसकी मम्मी काम पे जाते हैं और काम से जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि बाहर जो दरवाजा है वो लॉक्ड है। अब दरवाजा लॉक्ड है तो वो दरवाजा खोलने के लिए उसको नॉक करते हैं, बट राधिका दरवाजा नहीं खोलती एंड काफी टाइम हो जाता है। तो आस पड़ोस के लोग भी आ जाते हैं एंड फिर उसकी माँ को ये याद आता है कि उनके घर में एक पीछे एक दरवाजा है जिसको मोस्टली यूज नहीं करते थे। उसकी मदर जो है वो पीछे की तरफ जाती है, वहां से भी लॉक करती है बट कोई जो है आवाज नहीं आती। तो ये डिसाइड किया जाता है कि दरवाजा तोड़ दिया जाए। दरवाजा जो है वो तोड़ दिया जाता है और तोड़ने के बाद जो दृश्य हमारे सामने आता है वो ये कि जो राधिका है वो बिल्कुल जो है एकदम मृत अवस्था में है। वो डेथ उसकी जो डेड बॉडी है वो नीचे पड़ी हुई है और पूरा रूम जो है वो खून से लथपथ है। बहुत ही अलग नज़ारा होता है। पुलिस को कॉल की जाती है, पुलिस आती है, देखती है, पूछती है लोगों से और जब वो जाँच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि कुछ दूरी पे एक चाकू मिलता है, एक येलो कलर का शर्ट मिलता है। पुलिस आस-पास के लोगों से पूछती है बट उनको कोई चीज़ वहाँ नहीं मिलती। उस टाइम केरला में इलेक्शंस चल रहे होते हैं, तो इलेक्शन के चक्कर में और कामों के चक्कर में इस केस को इतनी हवा नहीं मिलती है। बट कुछ टाइम के बाद राधिका की जो माताजी थी, वो वापस अपनी बेटी की जस्टिस के लिए जाती हैं और जहाँ वो काम करती है, वहाँ के कुछ लोग जो है धरना प्रदर्शन करते हैं। जिससे ये बात मीडिया में आती है और मीडिया में आने के बाद ये इस केस को जेसिका जो हत्याकांड केस से कनेक्ट किया जाता है और इस केस को वापस जो है वो एक हवा मिल जाती है और अब ये केस जब मीडिया में आ जाता है तो इसमें पॉलिटिशियंस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा जो है दबाव पड़ जाता है और उस टाइम वहाँ के जो आपके जो नेता थे उनके वो भी एकदम स्ट्रिक्ट जो है कार्रवाई करने के लिए प्रेशर डालते हैं।
तो वापस जो है पुलिस जो है वो अपने एक्टिव हो जाती है और वापस उन सुराग जो उनको सुराग मिले थे उस बेसिस पे अपने जो अपना काम जो है वो स्टार्ट करती है। तो जब वो वहाँ के लोगों से पूछती है तो एक औरत उनको ऐसी मिलती है जो ये बताती है कि मैंने एक आदमी देखा था येलो कलर की शर्ट में जो उस दिन जैसे कि इनके घर से बाहर से निकल रहा था। तो अब पुलिस जो है वो देखती है कौन है क्या है। तो उनको वो आदमी पुलिस को पता चलता है कि वो आदमी जो है वहां से तमिलनाडु चला गया था। तो पुलिस वहां जाती है, उसके घर तक जाती है और जब उनको पकड़ती है, उसको किसी तरीके से वो पकड़ में आता है, तो उसका डीएनए टेस्ट कराया जाता है। क्योंकि जब जब राधिका की हत्या हुई थी, तो राधिका ने जब अपने आप को बचाने की कोशिश की, तो उसके नाखून में जो अपराधी था, उसके कुछ कहते हैं ना, कुछ टुकड़े जो थे या फिर जो भी टिश्यूज़ थे वो हल्के-हल्के से वो उसके नेल्स में थे। तो जिसके बेसिस पे इसका डीएनए टेस्ट होता है और इस डीएनए टेस्ट से हर किसी अपराधी का डीएनए टेस्ट जो है वो मैच किया जाता है, जो भी सुराग जो है वो पुलिस के हथों लगता है। तो अब इस आदमी को पकड़ा जाता है और क्या कहते हैं डीएनए टेस्ट किया जाता है, बट वो जो सबूत पुलिस के पास थे, जो जो डीएनए टेस्ट था उससे ये मैच नहीं करता है। तो उसकी इंक्वायरी जो भी है उनसे पूछताछ करने के बाद जब पता चलता है ये तो सही अपराधी नहीं है, तो फिर उसको छोड़ दिया जाता है। फिर नेक्स्ट आगे जो है वो फिर वो इंक्वायरी करती है। तो ये देखा जाता है, ये समझा जाता है कि जो कोई एक ऐसा इंसान उनकी नज़रों में आता है और वो इंसान कौन होता है कि जब राधिका की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, तो उसके नेक पे जो है किसी के दाँत के निशान थे और वो दाँत के निशान ऐसे थे कि जिसके फ्रंट दाँत के बीच में गैप था। जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है तो ये पता चलता है कि जो भी अपराधी था उसके दाँतों में गैप है। तो अब इस बेसिस पे पूरे गाँव में तहकीकात शुरू होती है कि भई कितने लोग हैं किनके दाँतों में गैप है, ऐसे-ऐसे लोगों को पकड़ के लाया जाए, उनसे इंक्वायरी की जाए। तो जितने भी लोग आस-पास के एरिया में थे, जो भी थे, तो उसमें से एक पर्सन मिसिंग था। कहा जाता है कि वो पर्सन जो है 1 महीने के लिए तमिलनाडु गया हुआ था। तो इस बेसिस पे कि अच्छा उसे पकड़ा जाता है, फिर इस दाँतों के बेसिस पे दाँतों में गैप है तो उसको पकड़ा जाता है, फिर उसका डीएनए टेस्ट होता है और फिर इस डीएनए टेस्ट से मिलाया जाता है तो फिर वो भी इंसान जो है वो मैच नहीं करता तो फिर उसको छोड़ दिया जाता है। फिर पुलिस एक दिन फिर थोड़ा-सा शांत हो जाती है और उसके बाद फिर एक दिन वहाँ के जो आपके नेता होते हैं उनकी कॉल जाती है, वो उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ? तो फिर वापस पुलिस जो है एक्टिव हो जाती है और जब थर्ड टाइम पुलिस जो है वो अपनी इंक्वायरी अगेन स्टार्ट करती है, तो उनके हाथ उनको ये बात पता चलती है कि अ, वो जो 200-300 किलोमीटर की दूरी पे एक जो घर था उस घर में जो एक लड़के की डेथ हुई थी। तो पुलिस जो है ये इंक्वायरी करनी शुरू करती है और उनमें से एक लड़के के दाँतों में जो था वो गैप था। तो इससे पहले फर्स्ट वाले में भी पुलिस ने इन दोनों लड़कों को पकड़ा था, तो वो दाँत वाला जो गैपिंग वाला था कभी पुलिस ने इतना ध्यान नहीं दिया। तो जब पुलिस ने वापिस उसका मर्डर हुआ था तो लोगों को बताया गया कि इस तरीके से वो राधिका को परेशान करता था, तब पुलिस ने ये वाला जो है प्रूफ जो है पकड़ा और इस पे इंक्वायरी करनी शुरू की। तो इसमें से जो एक उस लड़के ने जब डेथ जिस लड़के की डेथ हुई उसका भाई जो था, वो जो है वो कुछ टाइम के लिए आसाम भाग गया था। ठीक है? तो आसाम भाग गया तो अब वापस जो है पुलिस जाती है आसाम और आसाम से उसको पकड़ के वापस लेके आती है। तो जब वापस लेके आती है तो पता चलता है कि ये ही वो लड़का था जिसने मर्डर किया था। तो कैसे? तो उससे पूछा जाता है कि तुमने क्यों मर्डर किया? तो फिर वो लड़का ये बताता है कि ये वो लड़की थी जिसकी वज़ह से मेरे भाई की डेथ हुई थी और इसने अपनी इतनी इंसल्ट होने की वज़ह से वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने सुसाइड कर लिया था। और उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं जो है इसे ज़िंदा नहीं छोड़ूँगा। और वो प्लानिंग प्लॉटिंग करता है और एक दिन वो देखता है 2016 को कहते हैं 28 अप्रैल 2016 को वो देखता है कि शाम को राधिका अपने घर में अकेली होती है, वो दरवाज़ा लॉक करता है, घर के अंदर जाता है, जैसे ही जाता है राधिका देखती है
तो राधिका देख के शॉक्ड हो जाती है, तो इससे पहले कि राधिका कुछ करती वो उसको अंदर की तरफ जो है वो धकेलता है और राधिका ज़मीन पे गिर जाती है और उसके साथ फिर वो जो है जो भी गलत चीज़ें करता है और इस बिटवीन राधिका जो है वो अ, पानी माँगती है तो वो क्या करता है पानी की जगह राधिका को जो ड्रिंक है वो दे देता है और उसकी पूरी बॉडी पे भी ड्रिंक व्रिंक जो है वो फेंक देता है। सो ये चीज़ें वो एक्सेप्ट करता है कि उसने ये चीज़ें की हैं और इसके बाद जो है वो उसको पकड़ लिया जाता है और उसे जो है वो जेल हो जाती है और अभी भी स्टिल ये केस जो है वो है अभी लास्ट सुनवाई अभी इसमें नहीं हुई है और वो अभी जेल में बंद है और उसने सुप्रीम कोर्ट पे जो है सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई किया हुआ है अपने रिहाई के लिए बट अभी कोई जो है इसके अंदर जो कोई फाइनल डिसीजन जो है नहीं आया अभी चल ही रहा है प्रोसेस तो अगर कुछ फाइनल डिसीजन आता है तो हम देखते हैं बट द थिंग इज कि अगर आपका कोई प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता या फिर कोई चीज़ ऐसी होती है तो आप किसी की आप जान ले लेते हैं ये बहुत ही ज़्यादा एक जो है वो शॉकिंग एक मेंटालिटी होती है कि इंसान अपन किसी भी नेगेटिव चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता तो अगर कभी कोई रिजेक्शन होता है और या फिर कभी कुछ ऐसा होता है जिससे कि जो आपके फेवर में नहीं होता तो आप उसको पॉजिटिव लें कभी नेगेटिव ना लें और कभी किसी गलत रास्ते को ना अपनाएं चलो हम देखते हैं आई होप सो कि राधिका को जस्टिस ज़रूर मिलेगा और जिसकी कहते हैं ना जैसी करनी वैसी भरनी जिसने जो किया है उसका फल तो उसको मिलना ही है 2006 की ये घटना थी और 2017 में वो कैदी जो सॉरी अपराधी जो था वो पकड़ा गया और अभी वो जेल में ही है चलो ये घटना रियल घटना थी और जो इस दुनिया से चला गया उसका तो हम कुछ नहीं कह सकते बट हम ट्राई कर सकते हैं कि हम अपनी सोसाइटी में थोड़ी कुछ ऐसी अवेयरनेस लेके आए जिससे कि ये जो मेंटालिटी इस टाइप की जो मेंटालिटी है उसको चेंज किया जाए चलिए आज का वीडियो मैं यही क्लोज करती हूँ और मैं जल्दी आऊंगी किसी नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर जहाँ रहे खुश रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें